बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर बिलाल मुनीर, योर फिज़िक्स टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 10 जो कि एनएमडी कैट के सिलेबस के यूनिट नंबर 12A पे डिपेंड करता है, जो कि न्यूक्लियर फिज़िक्स के चैप्टर को कवर करेगा। आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स, और न्यूक्लियर फिज़िक्स का जो बेस है वो है एटॉमिक न्यूक्लियस। हम जानते हैं एटम कंपोज करता है सेंटर में मौजूद पॉजिटिवली चार्ज मास न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन्स पे। हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी, और हमारे पास इस डिस्कवरी को मुकम्मल एटम की सूरत यानी कि एटम की तमाम डिस्कशन यानी कि जो एटम का मॉडल हम आज डिस्कस करते हैं बोहर ने उसको मुकम्मल किया था। हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस के डिस्कशन से पहले हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स किस पार्ट को कवर करती है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली डील करती है एटॉमिक न्यूक्लियस से। इसके अलावा इंटरेक्शंस होते हैं जो कि तब जब एनर्जी न्यूक्लियस से निकलती है तब उस एनर्जी की डिस्कशन हम इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में करते हैं। हमारे पास आज के टॉपिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड जो हमने अपने एनएमडी कैट के लिए स्टडी करने हैं वो है न्यूक्लियस के अलावा रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन एंड हाफ लाइफ। तो आइए पहले थोड़ा सी इंट्रोडक्शन हम एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में ले लेते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस जो है बेसिकली कंटेन करता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कंबाइंड तौर पर हम न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। तो जब भी हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात करते हैं तो हम बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम की बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली में न्यूक्लियस का साइज जो है वो 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर की रेंज का होता है, जो कि एक्चुअली में फर्मी के नाम से भी जाना जाता है। फर्मी क्या है? फर्मी इज बेसिकली द रेंज ऑफ फेम्टोमीटर। 10⁻⁻15 मीटर की जो रेंज है हम फर्मी के नाम से जानते हैं। और हमारे पास ये जो साइज है न्यूक्लियस का, ये साइज एटम के साइज से तकरीबन 10⁵ टाइम्स स्मॉलर होता है। एटम का जो साइज है दैट इज इन द रेंज ऑफ एंगस्ट्रम, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, जिसे हम एंगस्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास इसके दरमियान जो डिफरेंस है साइज का, ये भी आपको एमसीक्यू में बेशक पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है इसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। किसकी वजह से? प्रोटॉन्स की वजह से। और हमारे पास इस न्यूक्लियस के अंदर पूरे एटम का 99.9% मास जो है वो मुश्तमिल होता है। यानी कि अगर हम देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारा मास ही जो एटम का है वो इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन 99.9% को हम जो है वो याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है इसकी जो प्रेजेंटेशन है, जब हम इसको किसी में राइट करते हैं, किसी भी इक्वेशन में किसी भी तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करते हैं बेसिकली द फॉर्मेशन नोन एज न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड के लिए हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है, हम इससे कि एक्स मिसाल के तौर पे कोई भी रैंडम न्यूक्लियस का नेम हो सकता है। इसके जो 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है, इन 4 कॉर्नर्स को हम डिफरेंट प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसका जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है इसको हम मास नंबर बताने के लिए यूज करते हैं, और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर को इसका चार्ज नंबर बताने के लिए यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही चार्ज नंबर होता है और वही एटॉमिक नंबर भी कहलाता है, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको हम इस सिंबल के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट करते हैं। जबकि हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या मास नंबर है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या मास नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि टॉप लेफ्ट साइड ऑफ सिंबल के लिखा जाता है। और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें, दैट इज द न्यूक्लियॉन नंबर माइनस द प्रोटॉन नंबर, दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम सिंबल पे रिप्रेजेंट नहीं करते, जबकि हम इसको इन दोनों के डिफरेंस से निकाल लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो इस सिंबल की राइट साइड होती है, ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज की प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आपको ये साइड्स जो हैं वो कवर नजर आएंगी। ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन आपको लेफ्ट साइड पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई मिलेगी। इसके अलावा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनकी वैल्यूज को हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन है,
तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम किलोग्राम में देखते हैं तो 1.673 10⁻⁻27 किलोग्राम इसकी वैल्यू है, जबकि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1.675 10⁻⁻27 किलोग्राम। बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है इनके मास में, ऑलमोस्ट सेम भी कहलाता है, लेकिन अगर हम देखें तो जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से स्लाइटली हैवियर है। तो अगर हम देखें, अगर इसकी वैल्यू को हम किलोग्राम के अलावा म्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो म्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होती है। अगर हम इस कन्वर्जन फैक्टर से इन वैल्यूज को कन्वर्ट करें तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.0076 म्यू बनेगा, जबकि मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0086 म्यू के बराबर आएगा। तो हमें दोनों वैल्यूज किलोग्राम और म्यू दोनों में इसकी वैल्यूज को याद रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन वही होता है जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, यानी सेम मैग्नीट्यूड 1.6 10⁻⁻19 कूलम वैल्यू याद रखनी है हमने। जबकि प्रोटॉन के अलावा जो न्यूक्लियस में पाई जाने वाली दूसरी क्वांटिटी है, दूसरी यानी कि बॉडी है, वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, बट मास इसका हमने देखा है कि पाया जाता है। एक्चुअली में जब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था तो उस टाइम तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं था। तो जब उसने जब इसका मास देखा था न्यूक्लियस का, तो वो मास प्रोटॉन्स के मास से ज्यादा आता था। तो उसने ये चीज प्रेडिक्ट की थी कि फ्यूचर में एक ऐसा पार्टिकल जरूर डिस्कवर होगा न्यूक्लियस के अंदर जो कि मास तो रखेगा और रखेगा भी ऑलमोस्ट प्रोटॉन जितना, लेकिन इसका ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ये इसकी प्रेडिक्शन कुछ अरसे बाद जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर करके की, और ये डिस्कवरी भी एक्सीडेंटल थी, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव रिएक्शन ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए। इसके अलावा इंफॉर्मेशन में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, जबकि गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। तो कुछ इंफॉर्मेशंस पुरानी हमने बहुत दफ़ा डिस्कस की हुई, दोबारा से रिवाइज कर ली हैं। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है, एटॉमिक न्यूक्लियस, इसके अंदर होने वाली चेंजेस और इससे पैदा होने वाला अफेक्ट हम न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया ये है जी एक बेसिक यानी कि रिव्यू ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, और इसी को देखते हुए और इसी को डिस्कस करते हुए हम इसके अंदर आने वाली मजीद चेंजेस को डिस्कस करते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस स्टडी के दौरान हमें अमूमन इन क्वांटिटीज को देखने का अक्सर इत्तेफाक होता है, जैसे कि आइसोटॉप्स के बारे में हम जानते हैं कि आइसोटॉप्स आर बेसिकली द न्यूक्लियाई ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियर को स्टडी करते हैं और एक ही एलिमेंट के न्यूक्लियस की जब डिस्कशन होती है तो हमें ये अक्सर देखने को मिलता है कि एक ही एलिमेंट के अंदर भी ऐसी पॉसिबिलिटी पाई जा सकती है कि एक एलिमेंट के अंदर मैसेस बदल जाएं। तो अगर एक ही एलिमेंट के न्यूक्लियस मुख्तलिफ हों और उनके पास डिफरेंट मास हो तो उन्हें हम आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। और इनमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इन सब्सटेंसेस की वो सेम रहती हैं, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। जबकि अगर हम देखें हमारे पास जो हाइड्रोजन के कुछ आइसोटॉप्स जो हमने डिस्कस किए थे, तो आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम, अगर आप देखें तो हाइड्रोजन इन सब का एटॉमिक नंबर सेम है। जबकि एटॉमिक मास में अगर आप देखें, एटॉमिक मास में हमारे पास जो तीनों का मास है वो मुख्तलिफ है। और जो हमारे पास अकेला हाइड्रोजन का प्रोटियम एक ऐसा आइसोटॉप है जिसमें प्रोटॉन तो है न्यूक्लियस में लेकिन न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। जबकि इसके अलावा ड्यूटियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, जबकि ट्रीटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से मास बदल जाता है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स, सिमिलरली हीलियम के 2 He23 एंड He24। तो आप देख रहे हैं कि इसके जो इसके जो हमारे पास हीलियम का बॉटम लेफ्ट साइड है वहां पे आपको इसका चार्ज नंबर यानी कि जो इसका प्रोटॉन नंबर देखने को मिलता है, और उसकी टॉप साइड पे लेफ्ट साइड पे आपको इसका मास देखने को मिलेगा, जो कि अभी हमने न्यूक्लियर की प्रेजेंटेशन में पढ़ा है। आइसोटॉप्स के अलावा कि हमारे पास आइसोटोन्स सेकंड जो हमें प्रॉपर्टी देखने को मिलती है न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियस ऐसे जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाएं वो आपस में आइसोटोन्स कहलाते हैं। ऐसे जो न्यूक्लियाई होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल दोनों डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से।
जैसे कि हमारे पास बोरोन में हमारे पास एटॉमिक नंबर देखें तो 5 है, कार्बन में एटॉमिक नंबर देखें तो 6 है। लेकिन अगर आप इनके मैसेज और इनके जो चार्ज नंबर है, इनके प्रोटॉन नंबर को अगर आप माइनस करें तो यहां पे भी हमारे 12 माइनस 5 हमारे पास 7 आंसर आएगा, एंड 13 माइनस 6 हमारे पास 7 आंसर आएगा। तो दोनों का जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो कितनी है इस टाइम, दैट इज 7। तो इसका मतलब है दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, दोनों का मास चार्ज नंबर मुख्तलिफ है, लेकिन इनका न्यूट्रॉन नंबर सेम है। तो इसका मतलब है कि ये क्या कहलाएंगे आइसोटोन्स। इसी तरह से अगर हीलियम का 2-3 वाला आइसोटोप एंड हाइड्रोजन का 1-3 वाला आइसोटोप आपस में कंपेयर किया जाए तो दे आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। सिमिलरली इसके अलावा आइसोबार्स हमें देखने को मिलते हैं न्यूक्लियस में। ऐसे न्यूक्लियस डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनके पास मास नंबर सेम हो, तो ऐसे न्यूक्लियस आपस में आइसोबार्स कहलाते हैं। इनकी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं। जबकि अगर आप देखें तो हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन का जो हमारे पास 6-14 वाला जो आइसोटोप है और नाइट्रोजन का 7-14 वाला आइसोटोप आपस में मास नंबर में सेम है, जबकि चार्ज नंबर में मुख्तलिफ हैं। तो ऐसे दो न्यूक्लियाई जिनका मास सेम और चार्ज मुख्तलिफ हो, ऐसे न्यूक्लियाई आपस में आइसोबार्स कहलाते हैं। सिमिलरली कुछ एग्जांपल्स और लिखी हुई हैं, स्ट्रोंशियम, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सबका जो मास है यहाँ आपको नजर आ रहा है 40, जबकि इन सबका चार्ज नंबर मुख्तलिफ है। सो ऐसे तमाम न्यूक्लियाई जो कि मास सेम रखते हों लेकिन चार्ज मुख्तलिफ रखते हों, ठीक है, ऐसे तमाम न्यूक्लियाई आपस में आइसोबार्स कहलाते हैं। अब अगर आपको याद रखना है कि आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार में क्या चीज सेम और क्या कॉमन, यानी कि इनके नेम से इनकी डेफिनेशन याद रखना चाहते हैं, तो जो इन तीनों नाम में जो थर्ड लास्ट लेटर है दैट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में जो थर्ड लास्ट है वो है पी, यानी कि इसमें प्रोटॉन नंबर सेम होगा, ठीक है, इसे हम चार्ज नंबर कहते हैं। यहाँ पे है एन, थर्ड लास्ट लेटर जो है, तो थर्ड लास्ट लेटर एन से आप याद रखेंगे न्यूट्रॉन नंबर आइसोटोन्स में सेम होगा। और यहाँ पे थर्ड लास्ट है ए होता है न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर, तो इसमें मास की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। तो इस ट्रिक से आप इनकी डेफिनेशन को याद भी रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन के सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाले आइसोटोप्स हैं, दीज आर फॉर जीनोन एंड सीजियम, दीज आर 36 मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं जो किसी एलिमेंट को के पास वो पोजेस करता है, उनमें जीनोन और सीजियम का नाम आता है। इसके अलावा यूरेनियम के आइसोटोप्स अक्सर आपको देखने सुनने को मिलेंगे आपके एमसीक्यूज में, जिनमें यूरेनियम 235, 233, 238, 239, इस तरह हमारे पास तकरीबन 8 आइसोटोप्स बनते हैं 231 से लेकर 239 तक यूरेनियम के, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अबाउट एटॉमिक न्यूक्लियस और उससे पैदा होने वाली डिफरेंट क्वांटिटीज यानी कि आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार, वो हमारे पास यहाँ पे होती है मुकम्मल। अब हमारे पास इस इंफॉर्मेशन के इससे अगला पार्ट वो है हमारे डिस्कशन में, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अपनी स्टडी के दौरान। रेडियो एक्टिविटी का यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे वो डेफिनेशन के अलावा हमारे पास इसके अंदर पैदा होने वाली जो चेंजेस होती हैं आफ्टर रेडियो एक्टिविटी, जो चेंज आती है उसकी डिस्कशन हमारे इस कोर्स में यानी इस एमसीक्यू की प्रिपरेशन में बहुत अहम है। हमारे पास रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था हेनरी बैकरेल ने इन 1896, दैट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। आप जानते हैं कि उसने अपने लैब में अपने ड्रॉअर के अंदर जो फोटोग्राफी प्लेट्स थी उनमें जो स्पॉट्स देखे तो उन्हें मालूम हुआ कि एक ऐसा एलिमेंट उसके पास वहाँ पे सोल्ट मौजूद है जिसमें कुछ ऐसी रेस निकल रही हैं जो कि उस फोटोग्राफी फिल्म को ख़राब कर रही हैं। बाद में स्टडी करने में पता चला कि वो यूरेनियम है, और इस तरह से मालूम हुआ कि जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होते हैं वो खुद ब खुद अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस को, कुछ पार्टिकल्स को एमिट करते रहते हैं, और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया गया। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज फ्रॉम एलिमेंट whose atomic number is greater than 82। अब 82 से ऊपर वाले जितने भी एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं वो ये प्रोसेस को खुद ब खुद नेचुरली परफॉर्म करते हैं, जबकि 82 से नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो खुद ये काम नहीं करते कि वो अपनी रेडिएशंस अपने अंदर से निकालते हैं। तो हम उनको खुद से इस तरह से
बना सकते हैं कि वो अपनी रेडिएशन अपने से रेडिएशन को एमिट करें, तो दैट विल बी नेम्ड एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। खुद ये काम हो तो नेचुरल है, अगर हम करवाएं तो आर्टिफिशियल होगा। तो हुआ जब ये डिस्कवरी हो गई तो फिर इसके ऊपर मजीद एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, तो मालूम हुआ कि जो हमारे पास एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं इनमें से 3 तरह की रेडिएशंस या 3 तरह की जो एमिशंस हैं वो पॉसिबल होती हैं। हुआ यह कि लेड बॉक्स के अंदर हमने रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखा जिसमें से सिर्फ हमने एक जो एमिशन सोर्स था यानी एमिशन जो साइड थी वो एक जगह पे रहने दी। वहां से हमारे पास जब एमिशन उस बॉक्स से बाहर निकली तो हमने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की। कुछ हमें रेडिएशंस जाती नजर आई नेगेटिव प्लेट की तरफ, कुछ पॉजिटिव, और कुछ बिल्कुल सीधी चली गई, यानी कि उनके ऊपर कोई इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं हुआ। जो तो नेगेटिव की तरफ चली गई उनको हमने अल्फा पार्टिकल्स का नाम दिया बिकॉज वो पॉजिटिव चार्ज पोजेस करती थी, और जो चली गई पॉजिटिव की तरफ उनको हमने बीटा पार्टिकल का नाम दिया बिकॉज दे पोजेस नेगेटिव चार्ज, और जिन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ दे विल बी नेम्ड एज गैमा रेज। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज जो हैं ये हमारे पास 3 वो एमिशंस हैं जो कि किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से हो सकती हैं। फर्दर स्टडी करने पे मालूम हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाई हैं जिनका ऊपर जो मास नंबर है वो 4, चार्ज नंबर 2, और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हुए, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करके सिर्फ न्यूक्लियाई निकलते हैं सब्सटेंस से, तो वो अल्फा पार्टिकल कहलाएंगे। बीटा पार्टिकल की स्टडी से मालूम हुआ कि बीटा पार्टिकल्स बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस से एमिट हो रहे होते हैं, और फर्दर हम देखते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बल्कि पॉजिट्रॉन्स भी बीटा पार्टिकल ही कहलाते हैं। अमूमन जब हम बीटा पार्टिकल की बात करते हैं तो हमारे ज़हन के अंदर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, लेकिन अक्सर औकात डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पॉजिट्रॉन्स निकलते हुए भी दिखाई दिए, तो हम पॉजिटिव बीटा डिके के नाम से जानते हैं। जबकि गैमा रेज जो हैं ये अपने पास कोई मास नहीं रखती, ना कोई चार्ज, तो ये जस्ट फोटोन्स होते हैं जो कि एमिट होते हैं किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से। इसके अलावा डिस्कवरीज के में जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, सबसे पहले जो हेनरी बैक्यूरेल था उसने यूरेनियम डिस्कवर किया, देन उसके बाद हमारे पास मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी ने रेडियम एंड पोलोनियम डिस्कवर किए रिस्पेक्टिवली। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पूछी जा सकती हैं जो कि आपने अपने जहन में रखनी है। तो इन एलिमेंट्स में से जो कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा होता है, निकलने वाले एमिशंस के नतीजे में रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस अकर करता है, और इसमें जो हमारे पास किसी भी सब्सटेंस में से आपके पास एमिशन किसी भी तरह की हो सकती है, हम ये गेस नहीं कर सकते कि कौन सी एमिशन इस टाइम पॉसिबल होगी, दैट इज वैसे हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। लेकिन जब भी कोई भी अल्फा बीटा या गैमा डिके यानी कि अल्फा बीटा और गैमा पार्टिकल निकलेगा हमारे पास इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से, तो हमारे पास उसके नतीजे में एक डिके अकर करेगा, जिससे कि अल्फा डिके तब होता है जब अल्फा पार्टिकल एमिट हो, और बीटा डिके तब पॉसिबल है जब बीटा पार्टिकल्स एलिमेंट्स से निकलें, और गैमा डिके तब पॉसिबल है और गैमा रेज यानी कि फोटोन्स एमिट हों। तो इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का नाम देते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन? The phenomena in which nucleus changes to another nucleus due to the emission of radioactive rays, यानी कि जो हमारे पास रेडियोएक्टिव जो सोर्स हमने अभी पढ़े हैं, तो रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में हमारे पास जो फिनोमेना अगर करता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, और ये प्योरली न्यूक्लियर प्रोसेस है। इस पे फिजिकल और केमिकल जो रिएक्शंस हैं इस पे कोई असर अंदाज नहीं होता, सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है सब्सटेंस कैसा है। इसके अलावा तमाम लॉज ऑफ कंजर्वेशन जो हैं, एनर्जी, मास, चार्ज, मोमेंटम, सब कंजर्व रहते हैं इस प्रोसेस के दौरान। हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन को फर्दर समझने के लिए हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गैमा डिके। तो आइए उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन के नतीजे में जो पहला डिके आता है दैट इज नोन एज अल्फा डिके। अल्फा डिके को समझने के लिए हम एक जनरल इक्वेशन को ज़हन में लेके आते हैं। इस जनरल इक्वेशन में अगर आप देखें, सबसे पहले मैंने एक न्यूक्लियाइड लिखा हुआ है दैट इज रिप्रेजेंट बाय x और Z इज चार्ज नंबर, A इज इस मास नंबर। तो इसको हम बेसिकली जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं, यानी कि न्यूक्लियर डिके की बात करते हैं, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी की बात करते हैं, तो उसमें जब किसी भी एक एलिमेंट में चेंज आ रही होती है
तो चेंज आने से पहले हम उस न्यूक्लियस को पेरेंट न्यूक्लियाई का नाम देते हैं, और चेंज आने के बाद जब वो तब्दील हो जाता है तो उसको हम डॉटर न्यूक्लियाई का नाम देते हैं। अमूमन एक्स को हम पेरेंट न्यूक्लियाई के सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अमूमन, और वाई को हम डॉटर न्यूक्लियाई के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो जनरल इक्वेशंस में अक्सर आपको एक्स और वाई देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि जो एरो से पहले एक्स लिखा हुआ है दैट इज पेरेंट न्यूक्लियाई बिफोर चेंजिंग, और आफ्टर चेंजिंग इट बिकम अ डॉटर न्यूक्लियाई। जिस तरह से केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हम लेबल करते हैं, उस तरह ही न्यूक्लियर रिएक्शन में हम पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जो XZA है, XZA is basically the parent nuclei having the atomic number as Z and mass number A। जब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल इसको लीव करके जाएगा, तो अल्फा पार्टिकल के लीव करने में आप जानते हैं कि एक ऐसा पार्टिकल जा रहा है जो कि 2 यूनिट चार्ज अपने साथ लेके जा रहा है और 4 यूनिट मास। तो ये वो जो वैल्यूज चली गई हैं, ये चेंज कहाँ पे आ जाएगी आपके पेरेंट न्यूक्लियाई में, एंड दैट विल कन्वर्ट इट इनटू अ डॉटर न्यूक्लियाई। तो नया एलिमेंट जो हमारे पास बचेगा उसमें Z पेरेंट न्यूक्लियाई के मुकाबले में 2 यूनिट कम होगा, जबकि जो मास है वो पेरेंट न्यूक्लियाई के मुकाबले में 4 यूनिट कम होगा। तो हम जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें Z-2 रह जाएगा, और जो मास नंबर है वो A-4 रह जाएगा। इस बात को समझने के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखी है, जैसे कि रेडियम है, रेडियम का जो चार्ज नंबर है 88 और जो उसका मास नंबर है वो 226 होता है, जबकि चेंज के बाद इट बिकम 2 यूनिट लेस इन चार्ज, दैट इज 88 से वो 86 हो गया, और जो हमारे पास मास में चेंज है वो 4 यूनिट आई 226 से 222। अब 86 पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में रेडियम नहीं बल्कि रेडोन आता है, तो हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट बदल गया इस चेंज के बाद, और साथ में क्या निकला, साथ में एक अल्फा पार्टिकल जो है वो इस न्यूक्लियस से एमिट हो गया। नाउ इन दिस एग्जांपल रेडियम इज ओवर पेरेंट न्यूक्लियाई वेयर एज रेडोन इज ओवर डॉटर न्यूक्लियाई इन दिस डायरेक्शन। तो जो इस रिजल्ट से हम, यानी इस बात से जो हम रिजल्ट निकालते हैं वो ये है कि जब भी अल्फा डिके होगा तो Z यानी कि जो चार्ज नंबर है यानी प्रोटॉन नंबर 2 यूनिट लेस हो जाएगा, जबकि हमारे पास जो मास नंबर है वो 4 यूनिट लेस हो जाएगा हमारे जो गिवन सैंपल है उसमें से। इसके अलावा एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन कि जब भी अल्फा डिके अकर करता है इसके नतीजे में पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आपस में आइसोडायफर्स कहलाते हैं। व्हाट आर आइसोडायफर्स? Isodiaphers are basically those two nuclei which have same neutron excess, जिनमें न्यूट्रॉन एक्सेस जो है वो क्या है, सेम होती है। अच्छा, अगर आप देखें हमारे पास इस जो छोटी सी एग्जांपल है, इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि ये जो न्यूट्रॉन एक्सेस है वो हम कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास यूरेनियम 92-238 में जब हम चेंज प्रोड्यूस करेंगे तो ये चेंज जो है हमारे पास ये हमें क्या देगी, after emitting alpha particle it will give us 2 unit less in charge, that 92 बन गया 90, जबकि हमारे पास जो मास है उसमें 4 यूनिट कमी आ गई, that is an alpha decay। अच्छा, अगर हम देखें तो हमारे पास जो इस टाइम यहाँ पे चेंज ऑफ यानी कि न्यूट्रॉन जो हमारे पास अगर हम तादाद निकालें तो यूरेनियम में अगर हम तादाद निकालें तो हमारे पास आएगा 146, 238 minus 92, A minus Z is 146 is neutron number of uranium, whereas अगर हम थोरियम के लिए निकालें तो यही जो हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद है वो आएगी 144। अब हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद दोनों के अंदर मुख्तलिफ है, तो हमारे पास याद रखिएगा आइसोडायफर्स आर नॉट दोज विच हैव सेम न्यूट्रॉन नंबर, इट हैज न्यूट्रॉन एक्सेस। व्हाट इज न्यूट्रॉन एक्सेस? न्यूट्रॉन एक्सेस बेसिकली n-Z, यानी कि न्यूट्रॉन में से अगर मैं प्रोटॉन नंबर निकाल दूं तो दैट इज बेसिकली न्यूट्रॉन एक्सेस। तो हमारे पास देखें दोनों के लिए, यूरेनियम के लिए भी और थोरियम के लिए भी न्यूट्रॉन की तादाद भी है और प्रोटॉन की तादाद भी है। अगर मैं यही काम यूरेनियम के लिए करूं तो हमारे पास आएगा, जो हमारे पास न्यूट्रॉन है 146 minus 92, तो दिस बिकम 54, whereas फॉर थोरियम हमारे पास जो 144 न्यूट्रॉन नंबर है माइनस 90, तो फिर भी आंसर आएगा 54। तो दोनों के लिए मास नंबर मुख्तलिफ, चार्ज नंबर मुख्तलिफ, न्यूट्रॉन नंबर मुख्तलिफ, लेकिन दोनों के लिए जो न्यूट्रॉन एक्सेस है वो सेम है।
तो ऐसे दो एलिमेंट्स जिनके न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन एक्सेस सेम हो वो आपस में आइसोडायफर्स कहलाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन के साथ हमने जो एग्जाम्पल को देखते हुए ये चीज़ जस्टिफाई की है कि किस तरह से वैल्यू जो है वो हम न्यूट्रॉन एक्सेस की चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में हमारे पास जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है, जो N/Z रेशियो, ये जो हमारे पास लिखी जाती है, कहते हैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, ये स्लाइटली इंक्रीज करती है आफ्टर अल्फा डिके। इसको भी हम चेक कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग दीज टू वैल्यूज। न्यूट्रॉन को अगर हम प्रोटॉन नंबर से डिवाइड करें तो वी विल सी कि अल्फा डिके में इंक्रीज का फैक्टर मिलेगा, यानी कि डॉटर न्यूक्लियाई का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पेरेंट न्यूक्लियस से ज्यादा होती है अल्फा डिके में। जबकि अगर आप देखें कि एक पेरेंट न्यूक्लियाई में से जिसका नाम XZA फॉर एग्जांपल है, इसमें से अगर n नंबर ऑफ अल्फा निकल जाएं, n नंबर ऑफ अल्फा मतलब 2 अल्फा, 3 अल्फा, 4 और मैनी नंबर, यानी कि अगर हमें पता है कि कितनी तादाद अल्फा की जा रही है तो क्या चेंज आएगी, तो जो हमारे पास नया एलिमेंट बनेगा उसके अंदर Z में जो चेंज आएगी वो आएगी n टाइम्स 2, यानी कि अगर हमारे पास 2 अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे तो Z में 2 इंटू 2 4 टाइम्स जो उसका चार्ज नंबर है वो कम हो जाएगा। 3 अल्फा निकलेंगे तो 6 गुना कमी आ जाएगी, यानी 3 इंटू 2 इज 6, तो n टाइम्स 2 कमी आएगी Z में, और A में आएगी दैट इज n टाइम्स 4। तो बेशुमार एग्जांपल्स हम इसकी सॉल्व कर सकते हैं, सच एज अगर हम कहते हैं कि एक सी एलिमेंट में से 3 अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो चुके हैं तो बाकी क्या चेंज Z और A में आएगी, तो कॉमन MCQ बन सकता है ये। तो Z में अगर हम देखें तो Z में से क्या कम होगा, तो 1 अल्फा के जाने से 2 यूनिट चार्ज में कमी आती है, तो 3 अल्फा के जाने से 6 यूनिट उसके चार्ज में कमी आएगी। जबकि अगर यही चेंज हम मैथ्स में देखें तो हम जानते हैं 3 अल्फा 1 अल्फा के निकलने से 4 यूनिट मास कम होता है, तो 3 अल्फा पार्टिकल के जाने से 3 इंटू 4 12 यूनिट मास कम होगा। तो अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लिखूंगा, अगर 3 अल्फा निकलते हैं तो जो Z में कमी आएगी वो आएगी Z-6, और जो A में आएगी वो आएगी A-12। इस तरह से बेशुमार हम केसेस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर आपको जनरल फॉर्मूला पता है तो आप किसी भी केस को इसमें से निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी देख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल्स जो है जब क्योंकि मास में काफ़ी हैवी है, उनके हम देख रहे हैं कि 2 यूनिट चार्ज 4 यूनिट मास है, तो ये बहुत लंबी रेंज जो है वो फजा में कवर नहीं कर सकते अल्फा पार्टिकल्स। तो बहुत छोटी रेंज एयर में ट्रैवल करते हैं, फ्यू सेंटीमीटर्स तक ट्रैवल कर सकते हैं, और भारी होने की वजह से और मैसिव होने की वजह से जब भी ये गुजरते हैं किसी भी मटेरियल के थ्रू, आइदर एयर और किसी भी सॉलिड मटेरियल के थ्रू, तो ये इमेंस आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं अपने मास और चार्ज की वजह से। जबकि जो भी चीज ज्यादा आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेगी, ज़ाहिर पता एनर्जी को जल्दी लूज करेगी, तो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकते किसी बॉडी के अंदर, तो दे हैव हाई आयोनाइजेशन एंड लो पेनिट्रेशन एबिलिटी। तो ये सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन जस्ट फॉर द केस कि अगर हमारे पास इस तरह की बात अल्फा के बारे में पूछता है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हम देखते हैं फिजिकली, तो हम यहां से इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे जब हम अल्फा डिके को डिस्कस कर लेंगे मुकम्मल तौर पे, हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट डिके आएगा दैट इज नोन एज बीटा डिके। अच्छा, बीटा डिके में हमारे पास जैसे कि हमने अल्फा डिके को समझा, हम जनरल इक्वेशंस के तहत इसको अगर देखें तो हमारे पास बीटा डिके में 2 तरह के डिके पॉसिबल हैं। एक डिके है नेगेटिव बीटा डिके, जबकि दूसरा डिके है पॉजिटिव बीटा डिके। बीटा डिके में हमारे पास जो बेसिकली जब भी हम सिंपल बीटा डिके की बात करेंगे, जैसे कि आप याद रखिएगा कि जब आपको क्वेश्चन में सिर्फ बीटा डिके लिखा हुआ मिला, कुछ मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव बीटा डिके की बात कर रहा है। पॉजिटिव बीटा डिके का जब भी वो जिक्र करना चाहेगा तो बाकायदा मेंशन होगा एमसीक्यू में, तो आप फिर इस केस को डिस्कस करेंगे। दोनों को देख लेते हैं। हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई दैट इज XZA, इसमें से अगर नेगेटिव बीटा एमिट होता है, इसका मतलब एक ऐसी बॉडी जा रही है सब्सटेंस में से जिसके पास जो चार्ज है वो तो है लेकिन मास नहीं है, तो उसका मतलब कोई चेंज मास में नहीं आएगी, मास रिमेन्स द सेम। जबकि एक नेगेटिव बॉडी जा रही है, तो अगर नेगेटिव बॉडी जाएगी किसी यानी एब्सेंस ऑफ नेगेटिविटी बेसिकली पॉजिटिविटी होती है, हम इससे इसको याद रख सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ नेगेटिविटी इज पॉजिटिविटी। नेगेटिव जब कोई चीज जाएगी तो आपके पास बचे हुए सब्सटेंस में 1 यूनिट का चार्ज में इजाफा करके जाएगी। तो अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाता है तो Z विल बिकम Z+1।
अब ये Z+1 हो कैसे रहा है, और आपको एक और बात याद है कि जब हमने कहा था कि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता, हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं बाहर, तो न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल आया? तो एक्चुअली इस बात को समझाया गया ऐसे कि न्यूट्रॉन जो मौजूद है न्यूक्लियस का हिस्सा है वो डिकम्पोज करता है इन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हैवी होने की वजह से उस न्यूक्लियस के अंदर रह जाता है, दैट इज वाई एक चार्ज में इजाफा हो जाता है। तो प्रोटॉन का अंदर रह जाने से आपको पता है कि चार्ज में एक यूनिट इजाफा हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रिजाइड नहीं कर सकता, सो इट लीव द न्यूक्लियस अलोंग विद एक एंटी न्यूट्रिनो भी प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन है जो कि जस्टिफाई करती है कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है। जबकि अगर यही काम पॉजिटिव बीटा डिके के लिए हो तो इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियस में से एक पॉजिट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है ये निकलता है, और साथ में जो एक पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो जाहिर बात है पीछे चार्ज में एक कमी प्रोड्यूस होगी, तो वैल्यू जो है वो Z-1 यानी कि वैल्यू लेस हो जाएगी। इसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास इक्वेशन के एक पॉजिट्रॉन कैसे निकला न्यूक्लियस से, तो आप देख रहे हैं कि एक प्रोटॉन टूटता है न्यूक्लियस के अंदर और प्रोटॉन टूटकर एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिट्रॉन है वो लीव कर जाता है। इक्वेशन इसी तरह से बैलेंस है, ठीक है, और साथ में एक न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो एक प्रोटॉन के न्यूक्लियस से जाने की वजह से हमारे पास यहाँ पे यानी प्रोटॉन का चार्ज किया है इन टर्म्स ऑफ पॉजिट्रॉन, तो हमारे पास जो है वो Z-1 वैल्यू रह जाएगी। तो दोनों जो बीटा डिकेज हैं दोनों के रिजल्ट्स स्लाइटली मुख्तलिफ हैं, ठीक है, बट दोनों बीटा डिके कहलाते हैं। नेगेटिव बीटा डिके इज मोर कॉमन, पॉजिटिव बीटा डिके के बारे में वो मेंशन करेगा जब वो आपसे क्वेश्चन में उसको जिक्र करना चाहेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो थोरियम 90 इसका चार्ज नंबर है, 234 इसका मास नंबर है। अगर एक बीटा डिके के नतीजे में अपने अंदर चेंज लाता है तो क्या बन जाएगा, इट बिकम प्रोटेक्टिनियम जो कि 91 रखेगा इसका चार्ज नंबर, और कोई चेंज नहीं आएगी मास में 234। अब एक चीज जरा गौर करें, भी हमने थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी थी कि ऐसे न्यूक्लियाई जो आपस में सेम मास नंबर रखें डिफरेंट चार्ज नंबर, व्हाट दे विल कॉल एज दे विल कॉल आइसोबार्स। तो इन द केस ऑफ बीटा डिके जो हमारे पास एलिमेंट्स आपस में यानी कि न्यूक्लियर आपस में एक दूसरे के क्या रिलेशन रखते हैं, तो वो रखते हैं आइसोबार्स, दे बिकम आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। इसके अलावा हम जानते हैं कि दोनों केसेस में यानी बीटा डिके नेगेटिव और पॉजिटिव के केस में जो Z की वैल्यू है वो एक यूनिट बढ़ या सकती है या कम हो सकती है। तो इन केस ऑफ नेगेटिव बीटा डिके इंक्रीज आता है Z में बाय 1 यूनिट, जबकि इन केस ऑफ पॉजिटिव बीटा डिके यही वाला काम यानी कि जो 1 यूनिट कमी आ जाती है, जबकि A में कोई चेंज नहीं आता। इसी तरह से अगर आप न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो देखते हैं तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इन केस ऑफ नेगेटिव बीटा डिके डिक्रीज करेगी और पॉजिटिव बीटा डिके में वो इंक्रीज करेगी। तो आप ये चीज चेक भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास प्रोटॉन यानी कि एक प्रोटॉन की कमी आ रही है किसी भी केस में, तो हमारे पास अगर प्रोटॉन कम होगा तो न्यूट्रॉन N/Z बढ़ेगा, प्रोटॉन ज्यादा होगा तो N/Z कम होगा। तो हमने जो चेंजेस यहां देखी हैं तो आपने याद रखना है कि N/Z डिक्रीज करता है इन नेगेटिव बीटा डिके और N/Z इंक्रीज करता है इन पॉजिटिव बीटा डिके। इसके अलावा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो रेंज जो है इसकी बीटा पार्टिकल की एयर में सेवरल मीटर्स तक ये ट्रैवल कर सकता है, बिकॉज मास में कम है, और लेकिन स्टिल ये एक इंटरमीडिएट लेवल की आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है, यानी कि अल्फा पार्टिकल से कम और गामा रेज से ज्यादा आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है ये। दैट इज वाई पेनिट्रेट कर सकता है अ लिटिल बिट मोर देन अल्फा पार्टिकल, दैट इज फ्यू मिलीमीटर इन मेटल शीट, ये आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है। इसलिए आपने अक्सर अपनी इंफॉर्मेशन यानी कि अपनी जो तैयारी में ये बात पढ़ी भी थी कि बीटा पार्टिकल्स ये अमूमन स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये वाली रेडिएशंस, क्योंकि स्किन के अंदर तक ट्रैवल करती हैं और बोन तक नहीं पहुंचती। तो इसका मतलब है जो हमारे पास डिजीज अंडर द स्किन है उसको ट्रीट करने के लिए हम बीटा रेस का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ये बात डिस्कस की गई है। इसके अलावा हमारे पास आफ्टर बीटा डिके जो लास्ट डिके है ट्रांसम्यूटेशन में, दैट इज गैमा डिके। गैमा डिके जो है हमारे पास ये तब अकर करता है जब हमारे पास किसी भी न्यूक्लियस की ड्यूरिंग एनी प्रोसेस कहीं से एक्साइटेशन हो गई हो,
यानी कि एनर्जी उसने गेन की हो तो वो एनर्जी को लूज करेगा और अपने एक्साइटेड स्टेट से वो अपनी ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियस आएगा, तो इस दौरान जो वो एमिशन प्रोड्यूस करेगा दैट आर गैमा रेडिएशन। इन द केस ऑफ गैमा रेडिएशन ना तो कोई चेंज चार्ज में आती है ना कोई चेंज मैस में, बिकॉज निकलने वाले पार्टिकल चार्जलेस और मैसलेस होते हैं बिकॉज दे आर फोटोन। दैट इज वाई सिर्फ एक्साइटेशन स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में शिफ्ट होता है, तो ना कोई चेंज न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो में आएगी। और इस तरह से हमारे पास जो दो डॉटर और पेरेंट न्यूक्लिया हैं आपस में आइसोमर्स कहलाते हैं। अभी आइसोमर्स केमिस्ट्री वाले या केमिकल केस वाले आइसोमर्स नहीं है, ये हमारे पास ऐसे दो न्यूक्लिया है जो हर तरह से सेम लेकिन एनर्जी में डिफरेंट हो, यानी कि जो एनर्जी उनके न्यूक्लियस में पाई जा रही है वो मुख्तलिफ है, दे आर नोन एज आइसोमर्स इन न्यूक्लियर वर्ल्ड। इसके अलावा हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ आयनाइजेशन एबिलिटी जो है वो लीस्ट होती है, इसकी बहुत कम आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता है, वेरी रेयर, और इसकी वजह से पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, यानी अल्फा बीटा के केस में इसकी जो पेनिट्रेशन है वो मैक्सिमम होती है और ये सेवरल सेंटीमीटर तक ट्रैवल कर सकता है किसी भी सॉलिड मेटल शीट सच एज लेड के अंदर। और क्योंकि फोटॉन्स होते हैं, हम जानते हैं फोटॉन्स अपनी ट्रैवलिंग में इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करते हैं, तो आप जानते हैं डिस्टेंस के बढ़ने से जो इंटेंसिटी है इनकी कम होती जाती है बाय इनवर्स स्केयर लॉ। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन थी। इसके रिगार्डिंग बेशुमार क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ हम अभी डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा डिके के केस में क्या चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं, तो ये हमारे पास एक अहम तरीन हिस्सा है इस चैप्टर से, दैट इज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। इसके बाद चलते हैं इसके लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, दैट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का टॉपिक बहुत सिंपल, इसकी पहले कंसेप्ट को समझते हैं, हाफ लाइफ क्या है। हम जानते हैं रेडियोएक्टिविटी के नतीजे में जो डिफरेंट डिकेज होते हैं, यानी डिफरेंट एमिशंस के दौरान एलिमेंट डिके करता है, तो जिस टाइम में मौजूदा सैंपल का आधा हिस्सा या आधे एटम्स डिके करके डॉटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट टाइम इज नेम्ड एज हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ इज बेसिकली टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ एटम ऑफ अ सैंपल ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल डिकेज। एक्चुअली हाफ लाइफ डिपेंड करती है सिर्फ नेचर ऑफ एलिमेंट के ऊपर, यानी हमारे पास जो सब्सटेंस है उसके बदल देने से हाफ लाइफ बदल जाएगी। एक सब्सटेंस के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, जबकि किसी फिजिकल कंडीशन के चेंज होने से ये चेंज नहीं होती, सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। और कोई भी एलिमेंट जब डिके करना शुरू करता है तो अपनी हाफ लाइफ में वो आधा रह जाता है और अपनी बाकी बची हुई अमाउंट का भी हाफ वो सेम हाफ लाइफ में यानी सेम टाइम में होगा। इसी वजह से कभी भी कोई एलिमेंट कभी भी 100% कंप्लीटली डिके नहीं हो सकता। तो इसलिए जो कंप्लीट लाइफ है, यानी कि जिस टाइम में एक एलिमेंट को पूरा खत्म होना है, वो इनफाइनाइट है, यानी कि कोई एलिमेंट कभी भी रेडियो एक्टिव होने के बावजूद कभी भी पूरा का पूरा कभी जीरो नहीं होगा, 100% डिके नहीं होगा। इट इज अ स्पॉन्टेनियस एंड स्टोकेस्टिक, यानी कि रैंडम प्रोसेस है, हम ये नहीं बता सकते कौन सा डिके कब पॉसिबल है, एंड एक अनकंट्रोलेबल प्रोसेस को हम स्लो या फास्ट भी नहीं कर सकते। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है हम रेडियो एक्टिविटी की वजह से हाफ लाइफ में डिस्कस करते हैं। कुछ हम इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें अपने एमसीक्यूज में अमूमन यूज करने को मिलेंगे, और ये एक किस्म का पूरी समरी इस टॉपिक की है। नंबर 1, रेडियो एक्टिव डिके लॉ पढ़ा था हमने, हमारे पास जो भी चेंज आ रही होती है, हम जानते हैं कि एक सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के केस में हमारे पास जो एमिशंस होती हैं अल्फा बीटा या गामा की, उसके नतीजे में जो चेंज इन एटम्स आती है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। नंबर 1, इनिशियली कितना सब्सटेंस मौजूद है, अगर इनिशियली ज्यादा एटम्स मौजूद होंगे तो चेंज भी ज्यादा आएगी, और यानी कि ज्यादा मौजूद है तो ज्यादा ही डिकम्पोज भी होंगे। नंबर 2 डिपेंड करता है टाइम पे, इतना टाइम ज्यादा गुजरता जाएगा उतना ही ज्यादा चेंज ऑफ एटम्स यानी कि एटम का डिके उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर हम देखेंगे चेंज को हम अगर डिपेंड करें कितने दो फैक्टर्स पे करती है, इनिशियल तादाद कितनी थी एटम्स की और टाइम, और इसको अगर हम कन्वर्ट करें इक्वालिटी में तो हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर आता है, दैट इज नोन एज, ये जो हमारे पास जो लैम्डा का निशान है यहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं, और लैम्डा जो है ये क्या कहलाता है, कहलाता है डिके कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम पे, यानी ऊपर वाला हिस्सा जो है डेल्टा n बाय n, चेंज ओवर ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज नोन एज फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स। नीचे क्या है, टाइम है, और क्योंकि नंबर
जो तादाद है एटम्स की वो तो एक नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, दैट इज वाई नो यूनिट ओवर सेकेंड इज पर सेकेंड। तो पर सेकेंड इस जो डिके कांस्टेंट है उसके यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और इसके जो डिमेंशंस हैं सेम एज फ्रीक्वेंसी है, जो डिमेंशंस इन सेम एज फ्रीक्वेंसी, हालांकि फ्रीक्वेंसी के यूनिट हर्ट्ज हैं लेकिन डिमेंशन सेम है, ये अक्सर एमसीक्यू डिस्कस भी होता है। तो हमारे पास डिके कांस्टेंट का जो डेफिनेशन फार्मूला और यूनिट है दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, आगे इसके डिफरेंट जो फार्मूला में इस्तेमाल भी है। एक्टिविटी जो हमारे पास कंसेप्ट है वो क्या है, वो है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड। तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में जब डिकम्पोजिशन हो रही होती है, कन्वर्जन हो रही होती है, डिके हो रहा होता है, तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड को हम एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डिके कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो भी मौजूद है उस टाइम पे, अगर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज नोन एज एक्टिविटी। और इसके जो यूनिट्स हैं तो मल्टीपल यूनिट्स के फॉर्म में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। बैकरेल को हम 1 BQ से लिखते हैं, ये है 1 DPS यानी 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। इसके अलावा इससे थोड़ा बड़ा यूनिट अगर हम डिस्कस करें तो वो रदरफोर्ड है, RH से लिखते हैं, दैट इज 10 पावर 6 बैकरेल या 10 पावर 6 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड। वेयर एज 1 Curie is the biggest unit for this, 1 Curie equal 3.7 10 power 10 बैकरेल या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो ये इंफॉर्मेशन आपने अपने काम के लिए याद रखनी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इट्स एन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, यानी ये डिक्रीज ग्रेजुअल डिक्रीज है, यानी पहले एकदम से ज्यादा डिके होगा फिर उसके बाद कम होता जाएगा। इस चीज को मैथमेटिकल रिलेशन से लिखा जाता है n equals to n naught e power minus lambda into t, यानी डिके कांस्टेंट इनटू टाइम। जो गिवन है इंस्टेंट जो है इसमें n जो है वो रिमेनिंग एटम्स होते हैं, यानी कि किसी एक सर्टेन टाइम के बाद, ये वो टाइम है, इस टाइम के बाद जो एलिमेंट यानी तादाद बच जाएगी वो यहाँ लिखे जाएंगे। ये है इनिशियल अमाउंट जो कि बिल्कुल काम के शुरू के वक्त सब्सटेंस मौजूद थे, और बाकी आप लैम्डा और टी के बारे में तो जानते हैं। इससे हमारे पास जो चेंजेस आती हैं वो देखें कि इसी के मुताबिक अगर हम अनडिकेड एटम्स आफ्टर सर्टेन टाइम और डिकेड का अगर हम रिलेशन देखें तो हमारे पास अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ एटम्स n नॉट हैं और n नॉट कितने टाइम के बाद कितने एटम्स अनडिकेड मिलेंगे हमें, तो उसके लिए रिलेशन हमारे पास है that is 1/2 power small n into n naught, where small n is number of half lives, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी गुजर गई हैं, उसके बाद बचे हुए जो अमाउंट है वो हम इस n से लिखते हैं। वेयर एज एट सर्टन हाफ लाइफ की कुछ कितने एक, अगर आपको हाफ लाइफ की वैल्यूज पता है कि कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं किसी एलिमेंट की, तो कितने एटम्स उसके डिकेड हमें मिलेंगे आफ्टर दैट हाफ लाइफ, दैट इज गिवन बाय n प्राइम इज बेसिकली नंबर ऑफ डिकेड एटम्स, जो डिपेंड करेंगे टोटल में से अगर मैं निकाल दूं वो जो कि अनडिकेड थे, तो सारी बात है वही बचेंगे जो डिकेड थे। तो ये है इसका फॉर्मूला, हमने भी डिस्कस किया। इस वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, n नोट कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 - 1/2 पावर n इंटू n नोट। इन्हीं फॉर्मूला के रिगार्डिंग हमने एक टेबल डिजाइन किया है, जो टेबल अगर हम समझ लें और याद कर लें तो बहुत से काम ड्यूरिंग द पेपर हमारा बच जाता है, टाइम बचेगा और हम इनके आंसर जल्दी लिख पाएंगे। तो बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन को हमने टेबल में गैदर किया हुआ है। अगर हम देखें तो हमारे पास इनिशियली सब्सटेंस की जो मिकदार है वो n नोट है मौजूद, जो कि आफ्टर सर्टेन टाइम या टाइम हाफ लाइफ के बाद कितनी रह जाएगी, उसके लिए अगर हम ये टेबल डिजाइन करें तो इनिशियली टाइम 0 है, उस टाइम हमारे पास अनडिकेड जो हैं वो 100% है, ठीक है, और डिकेड जो हैं वो 0 है, यानी कुछ भी डिके भी नहीं हुआ। तो कुछ भी डिके नहीं हुआ तो ये हमारे पास जो वैल्यू है एट इनिशियल टाइम इतनी है। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ आप जानते हैं कि आधा हाफ यानी मौजूदा सैंपल का आधा डिके होगा और आधा ही बच जाएगा। तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ n नॉट बाय 2 यानी हाफ फ्रैक्शन डिके हो गई और हाफ बच गई, तो 50% डिके हम हो गया 50% और 50% अनडिकेड है अभी हमारे पास। तो आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ जो पहले हाफ लाइफ में अमाउंट बच गई थी उसका हाफ, तो n/2 का हाफ करेंगे तो n/4 आएगा, n/4 अनडिकेड रह जाएगा और 3/4 थर्ड फोर्थ जो है हमारे पास 3/4 जो है ये हमारे पास डिके हो जाएगा, दैट इज 3/4 75% डिके हो जाएगा आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ n/8
यानी कि पिछली जो हाफ लाइफ में बचा था उसका भी आधा, तो n/4 का हाफ करोगे तो n/8 जो कि 12.5% अनडिकेट रह जाएगा। 7/8 जो टाइम्स है यानी कि 87.5% वो हो जाएगा डिके। सिमिलरली करते करते आप पहली 5 हाफ लाइफ की वैल्यूज को आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आप इसी इंफॉर्मेशन को देखते हुए n0 पहले में पहले के बाद n/2, दूसरे के बाद n/4, तीसरे के बाद n/8 को देखें तो डिनोमिनेटर में आपको 2 की पावर दिखाई दे रही होंगी। 2 की पावर 1 करेंगे 2, 2 की पावर 2 करेंगे 4, 2 की पावर 3 करेंगे 8। सिमिलरली इसी से ही ये जो इंफॉर्मेशन है ये निकली है, दैट इज 1/2 पावर n। तो अगर आप इसको किसी एक सर्टन के बारे में कहता है कि अगर 10 हाफ लाइफ जो हैं वो गुजर गई हैं, उसके बाद अमाउंट कितने परसेंट रह जाएगी, कितना फ्रैक्शन रह जाएगा, तो आप सिंपल n की यानी कि 10 हाफ लाइफ गुजर गई हैं तो n की वैल्यू 10 है, उठाकर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन कुछ वैल्यूज अगर हम याद कर लें तो बहुत जल्दी हमारा काम हो सकता है ड्यूरिंग द टेस्ट। इसके अलावा हाफ लाइफ का ताल्लुक डिके कांस्टेंट से कैसा है, तो हाफ लाइफ का और डिके कांस्टेंट का प्रोडक्ट आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, दैट इज 0.693। 0.693 इज द कांस्टेंट नंबर जो कि इन दोनों वैल्यूज के प्रोडक्ट से हमें मिले। किसी भी एक एलिमेंट के लिए जो डिके कांस्टेंट है उसकी जो हाफ लाइफ है उसका प्रोडक्ट आपको हमेशा यही वैल्यू देगा, जो कि log ऑफ 2 के भी बराबर है और log एक्सपोनेंशियल पावर 2 के भी बराबर है। इसके अलावा log ऑफ 1/2 का नेगेटिव है ये, यानी माइनस log ऑफ हाफ भी कह सकते हैं इसको हम। तो इन तमाम इंफॉर्मेशन का सेम वैल्यू, सेम आंसर है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा मीन लाइफ या एवरेज लाइफ क्या है, ऐसा टाइम जिसमें 2/3 या 66.6% सैंपल जो है वो डिके कर जाता है, वो उसकी एवरेज या मीन लाइफ कहलाती है। एक हाफ लाइफ वैल्यू है, दूसरी मीन लाइफ वैल्यू है। हाफ लाइफ में 50% जबकि मीन लाइफ में 66.6% सैंपल जो है वो डिके कर जाता है। दैट इज एवरेज हाफ लाइफ बराबर होती है 1/λ के, यानी डिके कांस्टेंट का इनवर्स होती है। अगर हम यही वाली ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पुट करें तो बनेगा हाफ लाइफ बाय 0.693। तो आप वैल्यू निकाल भी सकते हैं, बड़ा इजी है। और आखिर में एक सिंपल सा केस है इसका कि फाइंडिंग हाफ लाइफ, अगर हमें कोई सर्टेन टाइम गिवन है, एक सर्टेन टाइम के बाद हमारे पास जो हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास एक सर्टेन टाइम जो हमारे पास t की वैल्यू बराबर होती है n टाइम्स हाफ लाइफ। यानी कि मिसाल के तौर पे 2 हाफ लाइफ किसी एलिमेंट गुजर गई हैं, अगर हाफ लाइफ की वैल्यू पता है तो आप यहाँ आपको टाइम बता दिया है तो आप यहाँ से t/n करके उसकी हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इनिशियल एंड फाइनल अमाउंट बता दी गई है तो वहां से भी आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे 1/2 पावर जो n है, ये स्मॉल n जो है वो हाफ लाइफ है। अब हाफ लाइफ की जो डिस्कशन है, यानी हमने जितनी भी बातें हमने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस की हैं, इनका यूज के लिए हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप देखें तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक टेबल दिखाई दे रहा होगा जिसमें हमने कुछ वैल्यूज इकट्ठी करके लिखी हैं आपके लिए, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है, जो कि आपको आपके टेस्ट के लिए बहुत यूजफुल रहेंगी। और इन ही तमाम टॉपिक्स के रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू हम स्टडी करते हैं, तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 years. 100 gram of radium is existing now. 25 gram will remain undecayed after. तो अगर हम टेबल जो भी हमने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, उसको अगर हम अपने ज़हन में लेके आए तो हम ये बात जानते हैं कि 100% में से 25% रिमेनिंग 2 हाफ लाइफ्स के बाद रह जाता है। लेकिन अगर हम बात करें फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किए हैं तो उसके मुताबिक अगर सॉल्व करें तो हमने पढ़ा था कि जी रिमेनिंग ओवर टोटल बराबर को है दैट इज़ 1/2 पावर n। अगर यहाँ से हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। 25 ग्राम विल रिमेन कितने में से, 100 ग्राम में से, ठीक है, बराबर होगा 1/2 पावर n। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं दैट इज 1/4। 1/4 को मैं 1 यानी 4 को मैं 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूं, दैट विल बिकम इक्वल टू 1 2 पावर 2। तो n के हिस्से में देखें क्या आया है, दैट इज 2। n इक्वल्स टू, कंपेयर करें इन वैल्यूज को तो कितनी हाफ लाइफ गुजर जाएंगी, 2 हाफ लाइफ गुजर जाएंगी। उसके बाद अगर हम इसमें देखना चाहते हैं कि आफ्टर 2 हाफ लाइफ यानी कि कितना टाइम हमारे पास गुजर गया होगा, तो 16 years एक हाफ लाइफ है, तो आफ्टर 2 हाफ लाइफ हमारे पास 3200 years पास हो चुके होंगे, यानी कि 3200 years के बाद 25 ग्राम्स रह जाएगा
कितने में से? 100 ग्राम में से। तो बाय फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, अगर हम इसकी जो टेबल है उसको याद रखते हैं तो हम जल्दी इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। दोनों तरीके से हमने इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है द हाफ लाइफ ऑफ सर्टेन एलिमेंट is 7 days at standard temperature pressure. If temperature is doubled and pressure is reduced to half, then half life become. हम पढ़ के आए हैं कि जो हाफ लाइफ एलिमेंट है सिर्फ एलिमेंट की नेचर पर डिपेंड करती है, ना कि किसी फिजिकल क्वांटिटी सच एज टेम्परेचर प्रेशर पे। चाहे आप टेम्परेचर को डबल और प्रेशर को हाफ या किसी तरह भी चेंज लेके आएंगे टेम्परेचर प्रेशर में, तो कोई हाफ लाइफ में चेंज उस एलिमेंट में नहीं आएगी। दैट मीन्स के इस एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है दैट विल रिमेन द सेम, इट विल नॉट चेंज बाय चेंजिंग दीज फैक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट इज 10 सेकेंड, द मीन लाइफ विल बी। तो मीन लाइफ के लिए हमने फॉर्मूला या एवरेज लाइफ के लिए फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, दैट इज हमारे पास जो उसकी हाफ लाइफ होती है डिवाइड बाय 0.693। तो इसके मुताबिक अगर हम देखते हैं तो सिंपल मैथमेटिकल सोल्यूशन है 10 सेकेंड हाफ लाइफ थी और 0.693 से अगर इसको डिवाइड करें तो सिंप्लीफाई करने के लिए अगर देखें तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करूं तो इट विल बिकम 100 ओवर 6.9। अच्छा 6.9 को मैं 7 राउंड ऑफ कर सकता हूं, अगर मैं 100 को डिवाइड करूं 7 पे तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 14 से अगर मल्टीप्लाई करने पर मुझे 98 मिलेगा एंड देन वी विल सिंप्लीफाई इट, बट 14 मिल गया हमें और वो ऑप्शन एक ही है यहाँ पे, दैट इज 14.4 सेकेंड्स। तो एवरेज लाइफ जो होगी दैट इज 14.4 सेकेंड। जस्ट फॉर्मूला का एक इस्तेमाल था इसके अंदर, सिंपल रिलेशन। नेक्स्ट एमसी को देखिएगा, द यूरेनियम न्यूक्लियाई यूरेनियम 238 92, यानी कि चार्ज नंबर 92 है और उसका मास नंबर 238 है, undergoes successive decays by emitting alpha, beta and gamma radiations। अल्फा, बीटा और गैमा एक तरतीब से, यानी पहले अल्फा फिर बीटा फिर गैमा निकलते हैं इसमें। व्हाट इज रिजल्टेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर? तो हम जानते हैं, हमने चेंजेस पढ़ी थी कि अल्फा के निकलने से हमारे पास जो चार्ज नंबर है उसमें 2 यूनिट डिक्रीज आता है, जबकि मास नंबर में 4 यूनिट डिक्रीज आता है। बीटा के निकलने से ए नहीं बदलता, सिर्फ यानी ए रहता है और जी में एक ऐड होता है, यानी कि चार्ज में इजाफा होता है। वह गैमा डिके में कोई कमी ना या ज्यादती ना चार्ज में आती है ना मास में। तो अगर हम देखें तो नेट चेंज इन तीनों के निकलने से, यानी अल्फा, बीटा और गैमा के निकलने से मास नंबर में 4 यूनिट का चेंज आएगा आपके रिजल्टेंट में, जबकि चार्ज का चेंज 2 यूनिट कमी आएगी अल्फा के निकलने से और 1 यूनिट इजाफा होगा बीटा के निकलने से, और नेट चेंज आएगा z-1 बिकॉज z-2 + 1 इज z-1। तो अगर आप देखें तो ए में यानी 238 ए की वैल्यू थी, माइनस करेंगे 4 तो 234 हमारे पास रिजल्टेंट बचेगा, जबकि अगर z देखें तो z विल बिकम 92 - 1 दैट इज 91, और इसकी वजह से हमारे पास जो सही ऑप्शन है दैट इज चार्ली। तो इस तरह से डिफरेंट सब्सटेंसेस या डिफरेंट डिकेस के रिजल्ट में नेट रिजल्ट क्या बनता है उसमें हम इस तरह से मास और चार्ज का चेंज चेक करके अपना आंसर टिक कर सकते हैं। कुछ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज भी हम देख लेते हैं इसी तरह से। कंप्लीट द रेडियो एक्टिव इक्वेशन। जी हमारा इस टाइम पे पेरेंट न्यूक्लिया है, इसका मास एंड चार्ज क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता, ठीक है। और हमने बताना है कि आफ्टर द यानी कि चेंज कौन सा डिके है नजर आ रहा है, तो गैमा निकलता हुआ नजर आ रहा है हमें, गैमा डिके है। और नेट रिजल्ट यानी बीटा हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लिया है वो है वाई और उसका चार्ज है बी और उसका मास है ए। तो हमारे पास कहता है कौन से वाला यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में से फिट करें तो हमारा इक्वेशन जस्टिफाई हो गया। अब हम जानते हैं कि गैमा के एमिट होने से चार्ज और मास सेम रहता है, इसका मतलब है अगर यहाँ पे डॉटर का चार्ज बी है तो यहाँ पे भी बी आएगा, अगर मास ए है तो यहाँ पे भी ए आएगा। सो मतलब है कोई चेंज मास और चार्ज में नहीं आई, सही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होगी डेल्टा दैट इज जी, और उसके नीचे भी वही सेम क्वांटिटीज आएंगी जो कि डॉटर के साथ हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम एलिमेंट रिजल्ट्स। ऑप्शंस देखते हैं, बीटा पार्टिकल के निकलने से क्या होगा, इंक्रीज ऑफ चार्ज नंबर बाय 1 पॉसिबल है। जब नेगेटिव बीटा डिके होता है तो चार्ज में एक इजाफा होता है, +1 होता है, और पॉजिटिव बीटा के केस में -1 होता है, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ कौन सा डिके है, नेगेटिव या पॉजिटिव। सो हमने कहा था कि हम जब हमें मेंशन ना होगा तो हम उसे नेगेटिव बीटा डिके ही
अज्यूम करेंगे तो ये ऑप्शन सही बनती है। बाकी भी देख लेते हैं। डिक्रीज ऑफ मास नंबर बाय 1, मास में कोई चेंज बीटा डिके में नहीं आती। नो चेंज इन चार्ज नंबर, ये भी पॉसिबल नहीं है। इंक्रीज है डिक्रीज बहुत पॉसिबल है। और डेल्टा है डिक्रीज ऑफ चार्ज बाय 1, तो ये भी बन सकता था, लेकिन हमने कहा था कि ज़्यादा प्रेफरेबल अगर दोनों हो और में इंक्रीज और में डिक्रीज हो तो हम में इंक्रीज और डिक्रीज को प्रेफर करेंगे, बिकॉज इसमें दोनों केसेस आ जाएंगे। लेकिन अगर एक को चुनना पड़े तो वी विल चूज इंक्रीज ऑफ चार्ज नंबर बाय 1, बिकॉज हम नेगेटिव बीटा डिके को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या मोर यू कैन से कि प्रेफरेबल जो बीटा डिके है वो नेगेटिव होता है। यहाँ हमें अल्फा विल बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेशन ऑफ डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ क्या है। तो हम जानते हैं डिके कांस्टेंट को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं सिंबल के तौर पर, हाफ लाइफ को टी और नीचे 1/2 लिखते हैं। और रिलेशन हमने पढ़ा था इसका कि लैम्डा यानी डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का जो प्रोडक्ट है दैट इज 0.693। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो डेल्टा ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन बनेगी, बिकॉज अगर मैं टी को यहाँ लाके मल्टीप्लाई करूँ लैम्डा और हाफ लाइफ का प्रोडक्ट यानी डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का प्रोडक्ट जो होगा दैट इज 0.693, इसके मुताबिक सही ऑप्शन जो है वो है डेल्टा। और आखिरी एमसीक्यू भी हमारे पास है, द क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम इज 400 ग्राम्स आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, हाउ मच यूरेनियम लेफ्ट। तो ये बात हम सीख चुके हैं कि जो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट होती है, तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है रिमेनिंग एटम्स या रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 1/2 पावर n into n नॉट इनिशियल सैंपल जो है। तो आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ मैं 2 की पावर n लिखूं, n हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है, 3 हाफ लाइफ गुजर गई, 2/3 into n नॉट करेंगे और हमारे पास इनिशियल अमाउंट कितनी है 400 ग्राम्स, दैट इज 1/8 into 400 आएगा एंड सिंप्लीफाई करने पर बाकी बच जाएगा 50 ग्राम्स। तो हमारे पास सही ऑप्शन है अल्फा। दैट ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको तमाम बातें अच्छी तरह समझ आ चुकी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर बेटा। अल्लाह हाफिज।